क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म के बारे में देखेंगे। आखिर रीजनलिज्म है क्या? अगर उसे डिफाइन करें तो रीजन refers to the emergence and growth of a strong sense of identification, loyalty and attachment with a particular territory. Regional consciousness emerge among the people in given territory because of some shared element of culture such as common language, religious identity and tribal identity. अगर क्षेत्रवाद देखें यानी कि रीजनलिज्म देखें, वो कैसे इमर्ज करता है? ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस है हम जिस देखें, ज़्यादातर जो ह्यूमन्स होते हैं वो होम सिकनेस होता है, नॉस्टैल्जिक होते हैं। जो जहाँ से आता है उसकी हमेशा उसके अंदर एक मेमोरी होती है। वो मेमोरी ओके और वहाँ पर जो उसने वक़्त बिताया है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक उस कल्चर में पला-बढ़ा है वो, एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ के लोग, एक आइडेंटिटी होती है, चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो या किसी और तरह की आइडेंटिटी हो या फिर वो ट्राइबल सोसाइटी हो, जो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। उस वजह से वहाँ पर एक अटैचमेंट क्रिएट होता है उस जगह से, जो वहाँ पर लोग रहते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन देता है उस इलाके के अंदर, एक वफ़ादारी की भावना क्रिएट करता है कि हमें अपने क्षेत्र के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक अटैचमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर टेरिटरी का, चाहे आप किसी गाँव से आते हो, किसी शहर से आते हो या किसी रीजन से आते हो। एक अटैचमेंट है उस क्षेत्र के लिए, उसमें रहने वाले लोगों के लिए। इसी को ही रीजनलिज़्म कहते हैं। जो रीजनलिज़्म है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स है भारतीय राजनीति के अंदर और ये जो फ़ोर्स है, वो अलग-अलग तरीकों से भारत की राजनीति के अंदर दिखती भी है। जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, टीएमसी, अकाली दल, डीएमके, एआईएडीएमके एंड एक्सेट्रा। इसी रीजनलिज़्म के बल पर भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जन्म हुआ है। जैसे बंगाल के अंदर हम टीएमसी देखते हैं, पंजाब में अकाली दल देखते हैं, डीएमके, एआईएडीएमके की जगह धर्म मूवमेंट चलाती है तमिलनाडु के अंदर। इसी के बेस पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या वहाँ के लोग हैं, वो अलग-अलग अपने राज्यों की डिमांड करते हैं। जैसे कि बोडोलैंड असम से चाहिए, विदर्भ महाराष्ट्र में चाहिए, ठीक है? गोरखालैंड दार्जिलिंग से अलग होने की दार्जिलिंग को अलग क्षेत्र मान दिया, उसे गोरखालैंड कहते हैं, पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे जो रीजन है, वो अपने-अपने स्टेटहुड की डिमांड करते हैं, रीजनलिज़्म, क्योंकि वो अटैचमेंट है वहाँ के लोगों का। इसके साथ ही सेसेशनिस्ट मूवमेंट भी क्रिएट करता है ये, जहाँ लोग शो करते हैं अपना रीजनलिज़्म, अपने क्षेत्र के प्रति अपनी वफ़ादारी, जैसे खालिस्तान मूवमेंट, ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट। ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट है जो कहते हैं कि हम भारत में मिलना ही नहीं चाहते। हमारा भारत से कोई लेना-देना नहीं है। हमें अपना पूरा का पूरा एक देश चाहिए, जिसे हम खालिस्तान बोलेंगे और जहाँ नागाज़ बोलते हैं कि इंडिया और बर्मा के जो क्षेत्र हैं, उन्हें मिलाकर हम ग्रेटर नागालैंड क्षेत्र देश बनाएँगे। इसी के साथ ही जो रियलिज़्म की भावना है, वो अगर किसी तरह की शेयर जो रिसोर्सेज़ हैं, अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है और एक क्षेत्र को रिसोर्सेज़ कम मिल रहे हैं या दूसरे क्षेत्र के लोगों को लगता है कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज़ मिलने चाहिए, तो वहाँ पर भी जो शेयरिंग रिसोर्सेज़ है, उसको लेकर भी रियलिज़्म की भावना क्रिएट हो जाती है और वो अलग-अलग तरह के डिस्प्यूट फ़ॉर्म कर लेती है। जैसे कावेरी रीजन, यानी कावेरी नदी को लेकर डिस्प्यूट होता है भारत में। इसी के साथ ही पंजाब और हरियाणा के बीच में जो पानी को लेकर विवाद है, सतलज यमुना लिंक जिसे कहते हैं, वहाँ पर पंजाब बँटवारा नहीं करना चाहता पानी का। तो पानी एक ऐसा इश्यू बन गया भारत में जो रीजनलिज़्म को हवा देता है। दूसरा, अपने रीजन के सिंबल को, अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करना, वो भी रीजनलिज़्म को बढ़ावा देता है कि हमारा कल्चर सुपीरियर है बाकी रीजन से। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर स्टेट, कभी-कभी जो पॉलिसीज़ होती हैं सेंटर और स्टेट की, वो डायमेट्रिकली अपोज़िट होती है, तो वो भी जन्म देता है रीजनिज़्म की भावना, जहाँ पर जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि सेंटर उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। वो उसे बचाने के लिए वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं या फिर अपना मत देते हैं और सेंटर की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। ये भी रीजनिज़्म की भावना को जन्म देता है और इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो सेंटर स्टेट के अंदर क्रिएट हो जाता है, इसी रीजनलिज़्म की वजह से। ज़्यादातर जो रीजनलिज़्म है वो रिसोर्सेज़ की वजह से, या जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ सेंटर में राज्य या फिर स्टेट में आ जाए, तभी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को और ज़्यादा इमर्ज करता है। देखते हैं जो फैक्टर्स हैं और कौन-कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है भारत के अंदर रीजनलिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। Various scholar pointed out that it's natural feature of Indian society to have regionalism, language, culture, food, etc. Heterogeneous nature of society to have a regionalism. जहाँ पर विविधता होगी, जहाँ पर डाइवर्सिटी होगी, वहाँ पर तो रीजनलिज्म होगा ही होगा। और भारत तो वैसे ही बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, तो स्कॉलर्स का मानना है जो अलग-अलग लैंग्वेज में बँटा हुआ है, कल्चर में बँटा हुआ है, फूड में बँटा हुआ है, पहनावे में बँटा हुआ है, तो भारत में जो रीजनलिज्म है वो तो नेचुरल ही है और वो होगा भी इतनी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। क्योंकि भारत एक डाइवर्स सोसाइटी है, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर रीजनल लेवल पर रीजनलिज्म में क्षेत्रवाद दिखेगा ही दिखेगा। इसी करके भारत के अंदर ट्राइबल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर ईस्ट वेस्ट में। इसी फैक्टर का नतीजा है कि ट्राइबल सोसाइटी ने अपने लिए स्टेटहुड की डिमांड की, तो उसे फुलफिल करना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य बने हैं जहाँ पर ट्राइबल फैक्टर अफेक्ट किया और रीजन के बेसिस पर झारखंड अलग हुआ, इसी बेसिस पर कि यहाँ पर जो ट्राइबल मूवमेंट चला कि हमें ट्राइबल्स को अपना खुद का एक स्टेट चाहिए भारत में, तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना। उसके अंदर रिलीजियस फैक्टर यानी कि धर्म के आधार पर
भी रीजनल क्षेत्रवाद जन्म लेता है। जैसे जम्मू के अंदर हिंदुज़्म बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम्स ज़्यादा है, लद्दाख के अंदर आपको बुद्धिस्ट मिलते हैं। तो रिलीजन के बेसिस पर भी आपको क्षेत्रवाद देखने को मिलेगा। इसका इकोनॉमिक फैक्टर, अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, वहाँ पर भी आपको क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। जैसे विदर्भ का लोग कहते हैं कि जो मुंबई या पुणे के लोग हैं, उन्हें तो ज़्यादा सहूलियतें मिलती हैं, ज़्यादा विकास हुआ है, जबकि जो विदर्भ का जो रीजन है महाराष्ट्र में, उनका विकास बहुत कम हुआ है और वो ड्राई रीजन भी है, सूखाग्रस्त इलाका भी है। और इससे उन्हें कहते हैं उन्हें बहुत नुकसान हुआ है इसी बेरुखी से। इसलिए वो कहते हैं उन्हें एक अपना खुद का स्टेट होना चाहिए। सेम जो लद्दाख भी यही कहता है कि हमारे साथ भी जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारी जो आकांक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं, वो सेंटर पूरी नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। हमें भी 6th शेड्यूल के अंदर रखा जाए, ताकि हमारे यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो हमें यहाँ नौकरी ना ले पाएँ। हमारे लोगों को नौकरी मिले, ज़मीन ना खरीद पाएँ कि हाँ, कहीं हम अपनी ज़मीन से बेदखल ना हो जाए। तो उन जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का डर है इन रीजन्स को, इससे भी वहाँ पर रीजनलिज़्म काफ़ी देखने को मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके खुद के पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि उन्हें भी सीएम बनाया जाए, मंत्री बने, तो वो भी हवा देते हैं एक अलग रीजन के लिए। अब देखते हैं कि जो रीजनलिज़्म है, वो कैसे भारत की सोसाइटी को अफेक्ट किया है। नेहरू addressing the National Integration Council 1961 cautioned against evils such as casteism, communalism and regionalism. नेहरू जो थे जवाहरलाल नेहरू 1961 में खिताब कर रहे थे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में, जहाँ उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया कि भारत की नेशनल इंटीग्रेशन में 3 बड़े फैक्टर हैं जो रुकावट डाल रहे हैं। कास्ट है, कम्युनल है और रीजनलिज्म है। इन 3 की वजह से भारत का नेशनल इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो रहा है और हमें संभल के रहना चाहिए। अगर हमने इनको अनचेक छोड़ दिया तो ये भारत को तोड़ के रख देंगे। दूसरा घुरे कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं, वो थ्रेट है भारत की नेशनल इंटीग्रेशन में। He wrote that people have a strong attachment to linguistic identity or subnational identity, which militate against the national integration. उन्हें जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी भाषा नहीं बोलती है, जो छोटी लेवल पर काम मतलब जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जो अपनी अलग भाषा बोलते हैं, वो सबसे बड़ा थ्रेट है भारत की नेशनल इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो अपनी एक सब नेशनल आइडेंटिटी यानी कि देश के अंदर भी अपने छोटे से देश बना लेते हैं और एक सब नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं उसमें। और वो जो मेजॉरिटी के साथ वो इंटीग्रेशन करते ही नहीं है, वो हमेशा अलग रहना चाहते हैं। इस अलग रहने की भावना की वजह से वो हमेशा स्टेट की नेशनल इंटीग्रेशन में रुकावट डालते रहते हैं। Many scholars have been arguing that if a regionalism is left unchecked, it can lead to balkanization and fragmented and dismembered constituent in India. बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि अगर हमने रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद को लगाम नहीं लगाई, तो उससे भारत के टुकड़े हो जाएंगे, वो बल्कनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। रीजनलिज्म के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। कैसे? जो रीजनलिज्म है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। उनकी जो रीजनलिज्म है, एक रीजन के लोग दूसरे रीजन के लोग से नफरत करने लगते हैं। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ नफरत क्रिएट करने लगती है और एक दूसरे का हेट्रेड काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। जैसे पानी को लेकर विवाद हो गया, सेंट्रल स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया। एक जगह के लोग दूसरे जगह के क्षेत्र लोगों को नीचे देखने लगते हैं, उन पर उँगली उठाने लगते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर या बेंगलोर में यानी कि कर्नाटक के अंदर हम देखते हैं जो कन्नड़ा और मराठी भाषा के लोग हैं, वो नॉर्थ इंडियन को किस तरह से टारगेट करते हैं। तो एक तरीके का ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जबकि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते, बल्कि छोटी-छोटी बातों पर वो झगड़ा करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ों को लेकर, खाने को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, जिसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरा है प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आउटलुक एंड देयरबाय हैम्पर द नेशनल डेवलपमेंट। इस तरह की छोटी-छोटी बातों यानी कि रीजनलिज्म का जो विवाद है, वो देश का जो आउटलुक है, देश का जो भविष्य है, उस पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसकी वजह से भारत का जो नेशनल डेवलपमेंट है, देश का जो विकास है, वो रुक जाता है। थर्ड है इम्पिंज ऑन फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ द राइट टू वर्क एंड रेसिडेंट। भारत का जो संविधान है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट दिया गया है। उस फंडामेंटल राइट के अंदर आप राइट टू वर्क और राइट टू रेसिडेंस यानी कि भारत में आप कहीं भी काम कर सकते हैं और कहीं भी आप जाके रह सकते हैं। मतलब जो निर्धारित जगह है, उन पर जाकर आप काम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी काबिलियत के अनुसार। और दूसरा कि आप कहीं भी जाके रह सकते हैं। ये उसके खिलाफ ज़्यादा है रीजनलिज़्म कि इस तरीके से अगर हम रीजनलिज़्म को हवा देंगे, तो कहीं हर इस तरह के बैरियर लगा दिए जाएँगे, जहाँ पर लोग काम ना कर पाएँ। बाहर से जो आएँगे लोग, वो उन पे वहाँ काम नहीं कर पाएँगे। लोग जो हैं, वो रह नहीं पाएँगे अपनी मर्ज़ी से अपनी जो जिस जगह पे वो रहना चाहते हैं। अगर इस तरह की रीजनलिज़्म वहाँ पर अनचेक छोड़ दिया जाए तो। इसी के साथ ये सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज़ को जन्म देता है। अगर हमने रीजनलिज़्म को इस तरह छोड़ दिया, तो भारत को तोड़ने की जो टेंडेंसीज़ है, ऐसी जो फोर्सेस है, वो बढ़ जाएँगी भारत के अंदर। दूसरा है एनिमी, जो देश के दुश्मन हैं, उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है, जहाँ वो रीजनलिज़्म की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, वो
कुरेदेंगे उन्हें और इन्हें हवा देंगे ताकि भारत का काफ़ी नुकसान हो और भारत टूट जाए। Ghore wrote categorically, "These very secessionist movement, particularly the northeast part of country, must be curbed with all might." खासतौर से जो भारत घुरे ने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो भारत के अंदर जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है, यानी कि भारत से अलग होने की जो मूवमेंट चल रही है, उसके अंदर पूरी ताकत के साथ और पूरी शक्ति के साथ हमें कर्ब करना चाहिए और उन पर काबू पाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं कि जो रीजनलिज्म है हर बार कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एड्रेस द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 2005। अब यहाँ पे जो मनमोहन सिंह जी हैं वो अपना विचार पेश करते हैं रीजनलिज्म को लेकर। उन्होंने कहा, एज अ प्लूरिस्टिक सोसाइटी एंड पॉलिटी वी हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रीजनल एंड सब रीजनल आइडेंटिटीज एंड कल्चर। दे आर नॉट नेसेसरी इनिमिकल टू अवर लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। वी मस्ट रिजॉइस एट द ब्लॉसमिंग ऑफ द रीजनल आइडेंटिटी एंड एम्फसाइज हार्मनी रादर देन यूनिफॉर्मिटी। मनमोहन सिंह जी का कहना है कि अब हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने कि हमें भारत एक डाइवर्स सोसाइटी है और भारत में हर क्षेत्र के लोगों को अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से चलने का, बढ़ने का पूरा हक है। इससे अगर हम लोग उन्हें अपने मेजॉरिटी यानी कि अगर ठीक से वो शामिल नहीं भी होना चाह रहे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि भारत में ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भारत में गुलदस्ते की तरह है, जो पूरे देश को तोड़ने के लिए बल्कि एक गुलदस्ते में महक की तरह है, जो भारत में खुशबू बिखेर रही है। अगर हम लोग उस नज़र से देखेंगे तो ये सिर्फ़ एक हमें बस एक हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से। अगर हम लोग उस तरीके से अगर हार्मनी क्रिएट कर पाएँ तो ये भारत में सबसे बेहतर होगा। यानी कि उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी भी रहेगी, रीजनलिज्म भी रहेगा और नेशनहुड भी बना रहेगा। तो उनका ये मानना था, यानी कि जो रीजनलिज्म है वो बुरा नहीं है, अगर हम उन्हें ठीक से स्पेस दें, उन्हें ग्रो करने के लिए, उनकी कल्चर को पहचान देने के लिए। वो भारत से अलग नहीं होना चाहते, बस अपनी एक आइडेंटिटी बचाए रखना चाहते हैं। रीजनलिज्म कैन प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन आवर डेली पॉलिटिकल लाइफ एज फॉलोज। अगर यहाँ पर रीजनलिज्म के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे कि कैसे रीजनलिज्म भारत में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कराए। रीजनल पार्टीज कंट्रीब्यूट टू द वाइटैलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। किससे से भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं रीजनलिज्म ने जन्म दिया है। उन्हें कि अगर ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ना होती भारत के अंदर तो जो लोकल लेवल पर जो इश्यूज होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब या घर, वो सेंटर कभी समझ ही नहीं पाता अगर एक वन मैन पार्टी होती तो, या सिर्फ सेंटर स्टेट में एक तरह की पार्टी रखती हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो लोकल इश्यूज हैं वो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने नेशनल इशू होने चाहिए। इसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ये इश्यूज हाईलाइट होते हैं और जो लोकल लोगों की जो समस्या है उनका समाधान हो पाता है। सेकेंड, रीजनल पार्टीज टेक डेमोक्रेसी नियर टू द पीपल। ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज भारत के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे आखिरी पायदान तक लेके गई हैं। जो आखिरी लाइन में जो व्यक्ति खड़ा होता है वहाँ तक डेमोक्रेसी को लेकर गई हैं। अगर रीजनल पार्टीज ना होती, अगर रीजन के अंदर वो रीजनल लेवल पर पॉलिटिक्स नहीं करती तो जो आम नागरिक है वो इस पॉलिटिकल जो इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अपनी आवाज़ जो है वो रख नहीं पाता। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो आखिरी जन तक पहुँच पाई है। रीजनल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द रीजनल डेवलपमेंट। अगर जो रीजनलिज्म है उसकी वजह से जो रीजन जो पिछड़ चुका है, बैकवर्डनेस है, वहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड जब से अलग हुआ है तो झारखंड के लोगों को मानना है कि उससे उनका जो विकास है बढ़ गया है। तेलंगाना जब से आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है वो कहते हैं कि हमारा जो विकास है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा मानना है। रीजनल आल्सो क्वाइट सिंक विद द कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया। उन्हें कहते हैं जो रीजनल लेवल जो पॉलिटिक्स होती है या रीजनलिज्म है, जो भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो उसका एक खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन भी है। उन्होंने बताया कि जिससे से भारत में अलग अलग कल्चर है उसी तरह से भारत में रीजनलिज्म भी अलग अलग है और कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटी है वो एक दूसरे के साथ सिंक करती है, यानी कि लिंक है। जितने कल्चर हैं उतनी ही रीजनल है आइडेंटिटीज क्रिएट हुई है भारत के अंदर। अगर हम ये देखें तो रीजनलिज्म इज अ कंटेम्पररी व्यू एज अ थ्रेट ओनली व्हेन इट टेक्स अ सेशनिस्ट मूवमेंट, अदरवाइज रीजनलिज्म इज नॉट अपोज टू नेशनलिज्म। भारत में जो समकालीन विचार हैं वो कहते हैं कि जो रीजनलिज्म है आज के समय भारत के अंदर वो एक बड़ा थ्रेट नहीं है, जब तक कि वो भारत से सेशनिस्ट मूवमेंट यानी कि भारत का पृथकीकरण या भारत से अलग होने की या भारत से को नुकसान पहुंचाने की अगर उसके अंदर भावना है तभी वो भारत के लिए खतरा है। अगर वो भारत के अंदर पॉलिटिकल राइट्स चाहता है, ज़्यादा डेवलपमेंट चाहता है, उस तरीके का या फिर अपनी कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व रखना चाहता है और इस तरीके के अंदर उनके अंदर रीजनलिज्म की भावना है तो भारत के लिए नुकसानदेह नहीं है। वो तभी भारत को नुकसानदेह है जब वो भारत से अलग होने की बात करता है। Both regional pride and spirit of nationalism can be fostered among the people, but when it turned into a secessionist movement, deal with heavy-handedness। यानी उन्होंने कहता है कि जो रीजनल प्राइड है अगर हम उसे नेशनल आइडेंटिटी के साथ लिंक कर दें तो ये देश के विकास में एक सहायक होगा, लेकिन वहीं जब ये भारत के खिलाफ हो जाए और एक ऐसा मूवमेंट चलने लगे जो भारत को तोड़ने में काम करे तो उसके साथ बहुत कड़ाई से निपटा जाए और फिर उसकी कमर तोड़ दी जाए। तो एक तरह से कहा जाए जो रीजनलिज्म है समअप कर रहे थे तो भारत
कि जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, जब तक कि भारत में रहकर अपने पॉलिटिकल डिमांड्स, अपने कल्चर, अपनी डेवलपमेंट की बातें करते रहेंगे वो क्षेत्रवाद या क्षेत्रवाद में रहने वाली पार्टियाँ या वहाँ के लोग, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो भारत से अलग होने की बात करते हैं, तो ऐसे में उस रीजनलिज़्म को, उस पॉलिसी को या वहाँ पे जो ग्रुप्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बहुत कड़ाई से डील करना चाहिए और उनकी कमर तोड़ देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नागा मूवमेंट जो भारत को अलग होने की बात करता है, खालिस्तान मूवमेंट जो भारत से अलग होने की बात है या कश्मीर रीजन के अंदर जो बाहर की जो फोर्सेज़ है, पाकिस्तानी फोर्सेज़ जो भारत को तोड़ने की बात करती हैं, कश्मीर को अलग स करने की, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ऐसी फोर्सेज़ को बहुत कड़ाई से निपटना चाहिए और उनकी कमर तोड़ देनी चाहिए ताकि भारत को एक यूनिफ़ॉर्म फोर्स बने और नेशनल प्राइड हो, तो चाहे इसके कि ऐसी फोर्सेज़ भारत को तोड़ दें। तो रीजनलिज़्म अपने आप में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। आई होप आपको अपना लेक्चर पसंद आएगा आज का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।